हेलो दोस्तों, मेरा नाम कंचन है। आज मैं भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ूंगी। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारत का संविधान उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, इसको हम विस्तार से जानते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत्यादि द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका या हमारे भारतीय संविधान का सार है। तो इसको हम फिर से समझते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का सार या उसकी उद्देशिका क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत्यादि द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका। प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक उद्देशिका प्रिम्बल प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका है वह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है, उसके लक्ष्य को प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है। इसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है। संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार कहाँ पढ़ रहे थे? संविधान न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने तथा उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग की जा सकती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधी जनता से प्राप्त करता है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। ये है कि जो उद्देशिका है वो यह घोषणा करती है कि संविधान जो अपनी पावर है, शक्ति है, वो सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। जो उद्देशिका जो होती है वो हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया है कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। ये क्या बोल रहे हैं कि केहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया है कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। अतः
संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता है, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है। जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विचार धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत्यत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all ये क्या है fraternity asserting the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constitute assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। सॉरी, मुझसे थोड़ी इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ठीक पढ़ लेती हूँ, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं उद्देशिका के शब्दों का विश्लेषण। मतलब जो उद्देशिका में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनका हम विश्लेषण अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि संप्रभु राज्य की सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति है की घोषणा करती है। राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा किसी बाहरी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नहीं करती है। संप्रभु राज्य की सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति है की घोषणा करती है। राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा यह किसी बाहरी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नहीं करती है। नेक्स्ट समाजवादी। भारतीय समाजवाद अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। मतलब जो भारतीय समाजवाद है वो अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक माध्यमों से होनी चाहिए। यह शब्द भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर देता है। मतलब यह शब्द भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर देता है। फिर नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता। इसका अर्थ लौकिकता को आध्यात्मिकता पर वरीयता देना है। धर्म पर आधारित भेदों का सम्मान करना, अन्य धर्मों के प्रति राज्य द्वारा तटस्थता बरतना ही धर्म निरपेक्षता है। ऐसे राज्य किसी एक धर्म को प्रोत्साहन न देकर विविध धर्मों के मध्य सहिष्णुता तथा सहयोग बढ़ाने का कार्य करें। यह एक कर्तव्य है जिसके पालन से विभिन्न धर्मों के बीच सहस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इसका अर्थ मतलब इसका लाभ यह है कि राज्य किसी धर्म के अधीन नहीं होता है। मतलब जो राज्य होता है वो किसी
इसका लाभ यह है कि राज किसी धर्म के अधीन नहीं होता है। जैसे इस्लामिक गणतंत्र ईरान में इस्लाम गणतंत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस्लाम गणतंत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के राज विधि के समक्ष समता बरतते हैं तथा नागरिकों के मध्य धार्मिक आधार पर विभेद नहीं बरतते। उनको समान अवसर भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार के राज्य धर्म विरोधी अथवा अधार्मिक न होकर धर्मनिरपेक्ष होते हैं। वे अपने नागरिकों को इच्छानुसार धर्म पालन का अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 इससे संबंधित है। पंथ निरपेक्षता कोई उधार लिया गया शब्द नहीं है। भारतीय साहित्य में सर्वधर्म समभाव के आदर्श के रूप में यह मौजूद था। मतलब भारतीय साहित्य में सर्वधर्म समभाव के आदर्श के रूप में यह मौजूद था। यहाँ धर्म पर आधारित विभेद का विरोध किया गया है, ना कि राज्य का धर्म से संबंध का। नेक्स्ट है जनतंत्र, जो अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 326 जनतंत्र से संबंधित है। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है। नेक्स्ट है गणतंत्र, राज्य प्रमुख निर्वाचित होगा ना कि वंशानुगत। मतलब जो राज्य प्रमुख है वो निर्वाचित होगा ना कि वंशानुगत। अपेक्षाएं क्या है? न्याय, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के वे प्रकार हैं जो संविधान में भारतीय नागरिकों को देने की वकालत की गई है। एक व्यक्ति एक वोट राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधि का उन्मूलन किया गया है। आर्थिक न्याय हेतु राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्व प्रावधान रखा गया है। स्वतंत्रता, इसका अर्थ नागरिक पर बाध्यकारी तथा बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। एक नागरिक द्वारा दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करना निषेधित है। नागरिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में तथा धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। समानता, स्तर तथा अवसरों की समानता स्थापित करना अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। बंधुत्व, भारतीय नागरिकों के मध्य बंधुत्व की भावना स्थापित करना, क्योंकि इसके बिना देश में एकता स्थापित नहीं की जा सकती है। उद्देशिका के उद्देश्य यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका लोगों के लक्ष्यों आकांक्षाओं को प्रकट करती है। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में हो सकता है। यह माना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना तथा पारित हुआ था। उद्देशिका की प्रकृति, यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है क्योंकि यह राज्य के उद्देशिका की प्रकृति, यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है क्योंकि यह राज्य के 3 अंगों को कोई शक्ति नहीं देती है। वे अपनी शक्तियां संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार यह उनकी शक्ति पर कोई रोक भी नहीं लगाती है। संविधान के किसी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती है। संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें संघर्ष होने वाले अनुच्छेद को वरीयता मिलेगी। न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता है, ना ही वे इसे लागू कर सकते हैं। इस कारण कई बार मात्र शुभात्मक आभूषण भी कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी सीमित भूमिका मानता है। इसका प्रयोग संविधान में विद्यमान अस्पष्टता दूर करने हेतु किया जा सकता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका रही है और उसको हमने विस्तार से समझा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद।